Hello students, this is Nitesh Rawat and I hope you all are doing well। और इस लॉकडाउन टाइम का आप सब लोग सही इस्तेमाल करें, इन्जॉय करें और पढ़ाई भी करें, और उसके लिए टीचर्स हैं आपको हेल्प कर लेके, और अननेसेसरी के रूमर्स के लिए आप लोग थोड़ा सा अवॉइड करें, उनसे बचें और सिर्फ कोशिश करें कि इस समय कुछ प्रोडक्टिव काम करें। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। कई बच्चों ने वो वीडियोस देखे थे, कई बच्चों के वो वीडियो मिस हो गए थे। तो आज नेक्स्ट वीडियो में हम पिछले वीडियो का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, ताकि जिन बच्चों ने पढ़ लिया उनका रिविजन हो जाएगा और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनका लॉस नहीं होगा। तो कस्टम हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जीएसटी हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। कस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर से। कस्टम ड्यूटी होती क्या है? ये वो ड्यूटी या टैक्स होता है जो कि भारत में भारत सरकार इसको ऑथराइज है रिसीव करने के लिए। यानी कि जो भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, केंद्र सरकार होती है, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, उसको ही ऑथराइज होते हैं, वही अधिकार होता है उनको गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे ड्यूटी कलेक्ट करने का या टैक्स कलेक्ट करने का। यानी कि भारत से जो भी सामान आ रहा है या भारत में जो भी सामान भारत से जा रहा है, तो उस केस में जो भी हम ड्यूटी लगाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कस्टम ड्यूटी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एक नेक्स्ट आपके पॉइंट में मेंशन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में से शुल्क बोला गया है। जैसे आप समझते हैं ना, ड्यूटी और टैक्स को शुल्क कहते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें आपको सारे सोर्सेज बताए गए हैं कि कस्टम से रिलेटेड क्या क्या सोर्स हैं। कस्टम एक्ट के बारे में बात कही है, उसे टैरिफ एक्ट के बारे में बात कही है। कस्टम एक्ट 1962 में बना था, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। नियम कानून क्या है, कस्टम लॉ क्या कस्टम बना है, कैसे बन रहा है, उसमें क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी होती हैं, इम्पोर्टर को, एक्सपोर्टर को। कस्टम को वैल्यू किस तरह से किया जाता है, उसके लिए क्या नियम है जो 2007 में बने थे। बैगेज रूल, किस तरह से सामान रखा जाएगा, क्या ट्रांसफ़र होगा, और बहुत सारी बातें कही गई हैं सोर्सेज, उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे धीमे धीमे। सबसे पहले हम लोग आएंगे लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटी पे। लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटी मतलब कस्टम ड्यूटी को हमें कैसे लगाना है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि कस्टम एक्ट 1962 जो मतलब भारत में लागू किया गया था, अप्लाई किया गया था, वो पूरे भारत में था। जैसे कि अभी तक हम लोग पढ़ते हैं कि कई एक्ट हैं जो कि भारत में इंक्लूड किए जाते हैं, लेकिन कोई जम्मू एंड कश्मीर में इंक्लूड नहीं होता। ऐसा कस्टम के साथ नहीं था, ये पूरे भारत में लागू था। दूसरी नेक्स्ट पॉइंट में ये बोला गया है कि ये सारे टेरिटोरियल वाटर्स भारत के इंक्लूड करता है। टेरिटोरियल वाटर्स का अगर हम बात करें तो टेरिटोरियल वाटर का ये मतलब होता है कि जो समुद्री तटीय इलाके होते हैं, अगर हम देखें तो, जैसे कि आपका स्पेशली अगर हम बात करें गुजरात से शुरू होते होते वो पूरा आपके ईस्ट की तरफ जाता है, वेस्ट बंगाल तक कवर करता है। ठीक है, तो ये सब आपके समुद्री तटीय एरिया है। इसमें कई सारे एरिया हैं, जैसे आपका टेरिटोरियल एरिया में हम बात कर सकते हैं आपका विशाखापट्टनम है, जो कि आपके आंध्र प्रदेश में आता है। ठीक है, और भी देयर आर सो मेनी टाइप, आपका क्या कहते हैं कांडला पोर्ट है। ठीक है, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ पोर्ट्स। अब इसमें एक चीज़ मेंशन है, 12 नॉटिकल माइल्स और 22 किलोमीटर। ये जो नॉटिकल माइल शब्द है, ये बेसिकली जो पानी के अंदर का एरिया होता है उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, नॉटिकल माइल्स। ठीक है, और अगर हम उसको एक नॉटिकल माइल इज इक्वल्स टू 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल्स टू 1.853 किलोमीटर। तो अगर हम लोग उसे टेक्निकली देखेंगे तो ये आपका नियर अबाउट 22 किलोमीटर के आसपास बनेगा। तो इसीलिए इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया 22 किलोमीटर्स ऑफ इंडिया का रूप में। उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफाई किए हैं एरियाज़ जो कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ इंडिया, जिसको CSI भी कहते हैं, एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया के द्वारा में नोटिफाई किए गए हैं, EEZI, नोटिफाइड डिजिग्नेटेड एरियाज़। यानी कि ये एरियाज़ नोटिफाइड हैं जहाँ के थ्रू हम लोग ये एक्ट के अकॉर्डिंग काम करते हैं कस्टम का। और EEZI, जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया में 200 नॉटिकल माइल्स बेस लाइन से लिया जाता है। बेस लाइन क्या होता है, नॉटिकल माइल्स क्या होता है, इसको मैं और अच्छा समझाने के लिए नेक्स्ट आपको एक शॉर्ट वीडियो भेजूंगा, जिसमें आपको ये बेसिक वर्ड्स और क्लियर हो जाएंगे कि व्हाट इज़ बेस लाइन, नॉटिकल माइल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, टर्म्स होते हैं, जैसे कि इंडियन कस्टम वाटर,
वो जो पानी के समुद्र लेवल की लिमिट तक एक कंटीजियस जोन तक है। कंटीजियस जोन भी एक जोन होता है जो पानी के अंदर होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पानी के अंदर के जोन्स की बारे में बात हो रही है, क्योंकि जब हम कस्टम की बात करते हैं तो पानी के अंदर के एरियाज़ को डिफाइन करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जब हम लोग रोड पे देखते हैं तो रोड पे लिमिट्स बहुत ईजी होती है कि यहाँ पे हमारी लिमिट खत्म हो रही है, बट अंडर द वाटर या ऑन वाटर, इनसाइड वाटर, इट इज़ नॉट ईजी, कि हमें कैलकुलेट करने में आसानी नहीं होती है। तो उसके लिए ये सब नियम बताए गए हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि आपको जो मैं नेक्स्ट उसमें भेजूंगा थोड़ी देर बाद, जो आपको डायग्राम भेजूंगा उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। कॉन्टिजियस जोन ऑफ इंडिया मैंने बताया 12 नॉटिकल माइल्स इंडियन टेरिटोरियल वाटर जहाँ से स्टार्ट होता है, और 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन। ये रूल होते हैं जो कि आपको पढ़ने होंगे। नेक्स्ट, चार्जेबिलिटी ऑफ कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी किस तरह से चार्ज की जाती है? तो जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि कस्टम ड्यूटी जो होती है वो गुड्स के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर होती है, ठीक है ना। इन्हीं दो चीज़ों पे लगती है, और किन लोगों पे लगती है? दैट इज़ पर्सन लायबल। तो जो सामान एक्सपोर्ट कर रहा है, जो सामान इंपोर्ट कर रहा है, जिसमें गवर्नमेंट को भी हम इंक्लूड करते हैं। कस्टम वाटर के क्या फ़ायदे होते हैं? सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस, क्या फ़ायदे होते हैं? तो सबसे पहला, अंडर सेक्शन 104 हम सस्पेक्टेड पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। देखिए, आप सब भी जानते हैं कि कस्टम में लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था आपको कि इस कस्टम में कई बार इलीगल एक्टिविटीज़, इलीगल गुड्स को हम सील कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी इंसान मौजूद होता है वो सस्पेक्टेड पर्सन होता है, यानी कि वो जिस पे शक है या जो कुछ गलत सस्पिशियस काम कर रहा है, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है अंडर सेक्शन 104। दूसरा, स्टॉप एंड सर्च ऑफ वेसल। किसी सर्च को ढूंढना या रोक देना कुछ कारणवश कोई वेसल, एक बहुत बड़ा टर्म है बेसिकली, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। वेसल आप समझ लीजिए वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जिसके बेसिस पे सामान इधर उधर हो रहा है, वो वेसल में आता है, ठीक है। अब अंडर सेक्शन 106 एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ वेसल अंडर सेक्शन, तो पूरा इसमें बेसिकली बात यही की गई है कि कस्टम वाटर के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उससे हम लोग डिस्कस आगे और करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेट्स ऑफ ड्यूटी। तो देखिए, कस्टम टैरिफ एक्ट ने, जो कि टैरिफ एक्ट बना था, अभी तक हमने बात की थी इंडियन कस्टम एक्ट 1962 की। इसके बाद कस्टम टैरिफ एक्ट कि किस टैरिफ के बेसिस पे लगेगा, उसके लिए 1975 में ये बना था, और इन्होंने 2 शेड्यूल मेंशन किए हैं, एक पहला शेड्यूल और एक दूसरा शेड्यूल। पहले शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो गुड्स आते हैं जिस पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, और दूसरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो गुड्स जिन पे हम एक्सपोर्ट ड्यूटी लायबल होती है, ठीक है। तो ये बेसिक्स हम लोगों ने बात की है। फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल में इसको डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, कि ड्यूटी को बताइए किस तरह से ड्यूटी लगती है। तो इसको भी 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। पहला, प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी। जब गुड्स इम्पोर्ट कर रहे हैं हम प्रेफरेंशियल एरियाज से, ये वो एरिया होते हैं जो कि भारत सरकार ने, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिक्लेयर किए होते हैं। इस पर कम ड्यूटी भी लग जाती है, जो कि नियम कानून को ध्यान में रखते हुए होती है। अगर आपने नियम कानून फुलफिल किया तो जो भी प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी होगी वो लागू होगी, और इससे कम भी लग सकती है गुड्स के इंपोर्ट में। सेकंड है आपका स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी। जब भी कोई एंट्री हो रही होती है तो कोई प्रेफरेंशियल ड्यूटी अगर मेंशन्ड नहीं है उस गुड्स के लिए, तो उस केस में अगर मेंशन्ड ही नहीं है तो जो एक स्टैंडर्ड रेट है वो हम लोग उसको लागू करेंगे। तो आज के लिए हमें इतना डिस्कस करना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आप लोग इसको रिवाइज़ करिएगा, और जो भी क्वेरीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे बेसिक चीज़ें और क्या क्या होती हैं, वेसल क्या होता है, किस तरह ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्या फ़ाइन्स होते हैं, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट, और आप लोग अच्छे से पढ़िए।